नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे, नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज 6 पार्ट की रिलीज हुई है, IC-814। आपको ध्यान होगा 1999 के बिल्कुल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, जिसको दिल्ली आना था, लेकिन दिल्ली की बजाय वो पहले अमृतसर उतरा, फिर उसके बाद लाहौर रिफ्यूलिंग के लिए उतरा, वहाँ से दुबई गया और दुबई से उसको हाईजैकर कांधार ले गए थे, जहाँ समझौता हुआ था। और करीब 6-7 दिन ये पूरा ड्रामा चला था। 31 दिसंबर की रात को ये जो पैसेंजर्स थे वो सकुशल, उसमें से एक की हत्या कर दी गई थी और बाकी सब सकुशल पहुंच गए थे हिंदुस्तान। अब इसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। एक तो सबसे बड़ा विवाद है कि दो जो आतंकवादी थे, उनका इस्लामिक आतंकवादी जिहादी संगठन से, उनके नाम हिंदू बताए गए हैं, उनके नाम शंकर और भोला बताए गए हैं। तो यहाँ पर सफाई देना ज़रूरी है। मुझे लगा कि अनुभव सिन्हा को ये सफाई वहीं दे देनी चाहिए थी। अब उसमें नाम, असल के नाम क्या थे? इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, ज़हूर मिस्त्री और शाकिर। लेकिन इनके असली नाम ये नहीं थे, इनके निक नाम रखे गए थे। ये असली नाम है लेकिन निक नेम रखे गए थे। जैसे आपने मनी हाइस्ट देखा होगा OTT पर, जिसमें बैंक के अंदर वो पूरा सोना ले जाते हैं, उसमें भी जो उनका किंग पिन था उसका नाम प्रोफेसर रखा गया था, असली नाम दूसरा था। फिर जो कैरेक्टर्स थे, जो रॉबरर्स थे, उनमें कोई ओस्लो था, किसी को टोक्यो कह के बुलाया जा रहा था, किसी को हेलसिंकी कह के बुलाया जा रहा था। तो उसी तरह यहाँ भी जो आतंकवादी थे वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते थे और एक दूसरे को वो दूसरे निकनेम से पुकार रहे थे। जैसे इब्राहिम अख्तर बर्गर के रूप में था, शाहिद अख्तर को डॉक्टर कहकर संबोधित किया जा रहा था, सनी अहमद को शंकर, जहूर मिस्त्री को भोला, शाकिर को बाबा और ऐसे कहकर संबोधित किया जा रहा था। तो ये देवी शरण जो कप्तान है, पायलट थे, उनकी किताब पर आधारित है। मुझे लगा कि अनुभव सिन्हा को थोड़ा ये वहीं का वहीं स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था, जो वो शायद नहीं दे पाए। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी पहले पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, पूरा उनको बैकग्राउंड पता होना चाहिए था, तब जाकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो पहला एक ये। दूसरा, कहा जा रहा है कि इसमें तालिबान को और इस्लामिक जो जिहादी है उनको बड़ा नरम दिल बताया गया है कि एक एयर होस्टेस रोते हुए अपील करती है कि मेरे पिता से मेरी बात करा दो, तो पिता से बात करा दी जाती है सैटेलाइट फ़ोन से। ये बातें कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस ढंग से रॉबिन कात्याल, नहीं नाम शायद दूसरा, मैं भूल रहा हूँ नाम, उसका गर्दन जो रेत जी जाती है बिल्कुल निर्ममता नृशंसता के साथ, वो बताता है कि आतंकवादी कितने विभत्स ढंग से हत्या करने से भी संकोच नहीं कर रहे थे। एक और है जिसके सीने पर चाकू भोंका जाता है। और आपको ध्यान होगा, दुबई से प्लेन जब उड़ने लगता है तो अचानक जिसका गर्दन रेती गई थी उसकी लाश को बाहर फेंक दिया जाता है। एयर होस्टेस कहती है, अरे इसको चोट लग जाएगी। चोट क्या लगेगी, मर गया ना वो तो। कितने ठंडे लहजे से वो आतंकवादी बात करता है और बीच में बंदूक रखता है, बच्चे के थप्पड़ मारता है, उसको पेशाब करने जाना होता है, पेंट में ही उसका पेशाब निकल जाता है, लेकिन जाने नहीं देता और जोर से थप्पड़ मारता है। एक महिला को थप्पड़ मारता है, एक एयर होस्टेस को थप्पड़ मारता है। महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं और पूरी कट्टरता के साथ पेश किया गया था। लेकिन अब इतने दिन कोई साथ रहे, बंधक भी साथ रहे, बंधकों को अपने दिल का डर भी मिटाना था, थोड़ा सा मनोरंजन का कोई तरीका भी निकालना था। तो वो अंताक्षरी का एक सीन है जिसको लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, आतंकवादियों के साथ अंताक्षरी खेली जा रही थी। लेकिन किन परिस्थितियों में, किन मनस्थिति में, किस मनोदिशा में बंधक थे, उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा आप लोगों की नज़र में हो सकता है मुश्किल हो। और अनुभव सिन्हा को इतनी तो छूट देनी चाहिए किसी भी डायरेक्टर को, वो अपने हिसाब से चीज़ों का आकलन कर सके। इसके अलावा जैसे कि इसमें 2-3 और चीज़ें हैं कि इस्लामिक और ये एक और कहा जा रहा है कि ISI को लेकर थोड़ा सा रुख जो इस तरह का है कि पाकिस्तान जैसे इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बार बार पाकिस्तान का इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट पूरा बताया गया है। कि ये बताया गया है कि जो मसूद अजहर था, जो भारत की जेल में बंद था,
उसको आतंकवादी छुड़ाना चाहते थे और कैसे आईएसआई की मदद से काठमांडू में ऑपरेशन किया गया। बिना आईएसआई की मदद से ये पूरा ऑपरेशन नहीं हो सकता था, चाहे जहाज में वो लाल बैग का रहस्य हो 17 किलो आरडीएक्स का, या हथियार पहुंचाना हो काठमांडू में जो पाकिस्तान का दूतावास एम्बेसी जो भी रही होगी वहाँ उसके अधिकारी के ज़रिए ही सूटकेस अंदर तक पहुँचा था जिसमें हथियार थे। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अब इशारा है, 6 पार्ट की सीरीज़ है, आपको गौर से सुनना पड़ेगा, गौर से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब आप असली कहानी को समझ पाएंगे। कहानी बड़ी ग्रिपिंग है। जसवंत सिंह की भूमिका पंकज कपूर ने शानदार ढंग से निभाई है। ब्रिजेश मिश्रा की भूमिका में मोटे तौर पर नसरुद्दीन शाह हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जांच एजेंसियां एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगी थी, मखौल उड़ाया जा रहा था, समोसे उड़ाए जा रहे थे, चाय पी जा रही थी, कॉफ़ी पी जा रही थी। भाई आप इतने बड़े मसले को हल कर रहे हैं तो कॉफ़ी तो आप पी ही सकते हैं। और आईबी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कमज़ोर होना, या वो जो वहाँ से जो काठमांडू से जो मैसेज आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट सही समय पर नहीं कर पाना, ये सब इस तरह की जो भूलें हैं ये आमतौर पर होती रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नेगोशिएशन का तरीका, उसमें भारत का नेगोशिएटर, कुछ लोग कह रहे हैं साहब इतना हल्का दिखाया गया। भाई जो हकीकत है वही दिखाया गया। दूसरी बात यह है कि ये जो आतंकवादी थे किसी के इशारे पर काम कर रहे थे, बार बार बताया गया कि इनके पास लिस्ट तक नहीं थी। अब ऐसा नहीं होता कि आप कोई जहाज का अपहरण कर लें और आपको पता ही नहीं हो कि इसके बदले में हाईजैकर्स की मांग क्या है। मांग भी वो बदलती रही। फिर बाद में जो 3 नाम सामने आते हैं जिसमें जरगर का भी नाम होता है, उससे भारत का जो नेगोशिएटर बिल्कुल हिल जाता है। क्यों? साफ है कि इसमें कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से पाकिस्तान का, परवेज मुशर्रफ उसके तानाशाह शासक हुआ करते थे, उनका कहीं ना कहीं हाथ है, आईएसआई का पक्का हाथ है, और वहीं से ये लिस्ट आई होगी। क्योंकि बार बार सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करके जो जिहादी आतंकवादी या जो हाईजैकर्स थे वो कहीं से कमांड भी ले रहे थे, कहीं से निर्देश भी ले रहे थे, और उसके हिसाब से अपनी नीति रणनीति में बदलाव भी कर रहे थे। तो इसलिए इस विवाद को उठाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। देवी शरण की किताब पर है, हो सकता है देवी शरण से किताब के अतिरिक्त भी बातचीत की होगी, अनुभव सिन्हा ने कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी ली होंगी और उनको डाला हो गया। रॉ के उस समय के अधिकारी, आईबी के अधिकारी जो अब रिटायर, स्वाभाविक है सबके सब रिटायर हो चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों से बात की गई होगी, उनसे ऑफ रिकॉर्ड कुछ बातें ली होंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं तो पत्रकार हूँ, उस समय मैं आज तक में था, बाकायदा कवर भी कर रहा था, और 1999 के दिसंबर में जो हुआ था उससे वाकिफ भी था, किस ढंग से विरोध प्रदर्शन हुआ था। हाईजैकर्स जो हाईजैक किए गए यात्री थे उनके परिवार के लोग सड़कों पर आ गए थे। एक पक्ष सरकार का ये था कि हाईजैकिंग के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें चल रही थी। मुझे याद है 31 दिसंबर की जब शाम को मौसम बहुत ख़राब था, फॉग बहुत था दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, और अचानक रात को 8 बजे खबर पहुंची जयपुर में मेरे पास भी कि हो सकता है अगर मौसम बहुत ख़राब हुआ, जसवंत सिंह लेने गए हुए थे और वो जहाज़ लैंड करने वाला था जो बंधकों को छुड़ा कर ला रहा था, कि हो सकता है अगर वो दिल्ली नहीं उतर पाया तो उसको जयपुर या फिर अहमदाबाद ले जाया जा सकता है। मैंने तत्काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ़ोन किया। अशोक गहलोत से मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है। अशोक गहलोत कहे कि मुझे भी जानकारी नहीं है, अब तो क्या होगा, 31 दिसंबर है, अधिकारी भी छुट्टी पे रहते हैं, मौज मस्ती के मूड में रहते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया था, और तब तक मैं नज़र गड़ाए बैठा रहा जब तक कि वो प्लेन दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर गया। अब 5-6 दिन आप आतंकवादियों के साथ रहते हैं, एक जहाज में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो आपस में कहीं बातचीत भी होती है, कहीं थोड़ा सा मशगूल करने की भी चीज़ें कोशिश होती हैं, अपना समय काटने की भी कोशिश होती है। तो अंताक्षरी क्यों दिखाई गई, कुछ लोग ये कह रहे हैं। भाई जो लोग उस दौर से थे, उस तनाव को 24 घंटे देख रहे थे, कभी भी वो मारे जा सकते थे, कभी भी नेगोशिएशन फेल हो सकता था, कभी भी तालिबान का रुख कड़ा हो सकता था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय तालिबान की अफगानिस्तान में ऐसी सरकार थी जिसको पाकिस्तान को छोड़कर किसी दूसरे देश ने मान्यता नहीं दी थी, भारत ने भी मान्यता नहीं दी थी। तो तालिबान के विदेश मंत्री ने ये इसमें एक वो बात भी कही है कि भारत ने तो
मान्यता भी नहीं दे रखी हमको। तो ऐसे में जब कूटनीतिक रिलेशन नहीं हो तो बड़ा कूटनीति से चलना पड़ता है। और भारत सरकार ने उस समय एक अच्छा फैसला किया कि यूएनओ के जरिए जो विदेशी पत्रकारों को वहां पहुंचा दिया। तालिबान ने उसका भी विरोध नहीं किया, क्योंकि तालिबान भी चाह रहा था कि दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस बढ़े। अल-कायदा की भूमिका की भी बात हो रही है। अल-कायदा यानी ओसामा बिन लादेन की भूमिका। तो तालिबान और ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा एक तरह से बराबर बराबर चल रहे थे। ऐसे में तालिबान नहीं चाहता था कि ये मसला अल-कायदा के पास चला जाए। मान लीजिए जहाज को तालिबान के लड़ाकों की बजाय अल-कायदा के लड़ाकों ने घेरा होता तो क्या स्थिति होती, उनका रुख क्या होता, उनकी मांगे क्या होती। तो इस एंगल से, इस एंगल से भी पूरे पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की जानी चाहिए। कुल मिलाकर सीरीज मुझे बहुत पसंद आई। पंकज कपूर हो, चाहे कैप्टन की भूमिका में शायद विजय चौहान हो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।